ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन अगेन। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स जो है थियोरी हमने कंप्लीट कर दिया, और न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 जो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस के लिए जो प्रॉब्लम्स दिए गए उसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन जो है उसको अभी हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसको समझने के लिए आपको 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स का पता होना चाहिए। नंबर 1, कोई बताएगा स्नेल्स लॉ क्या होता है? जश आप बताएंगे स्नेल्स लॉ क्या है भाई? बताइए। ओके, आपका आवाज नहीं आ रहा है। चलो एनीवेज, मीत आप बताएंगे क्या होता है स्नेल्स लॉ? ओके, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2। सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? ओके, दैट्स ग्रेट। उसके बाद क्या होती है क्रिटिकल एंगल की कंडीशन, या तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन। क्रिटिकल एंगल के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? चलो कौन, सिद्धार्थ आप बता सकते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए क्या कंडीशन होती है? That we call as a total internal reflection की condition in short. आदित्य आप? Sir, angle of incidence should be less than 90 degree अगर total internal reflection चाहिए। ओके, उसमें हम ऐसा कह सकते हैं दोस्त, उसको थोड़ा सा हमें समझने के लिए मॉडिफाई करना पड़ता है कि क्रिटिकल एंगल मतलब क्या। तो कि वो इंसिडेंट एंगल जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाता है। आई रिपीट, क्रिटिकल एंगल मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस इंसिडेंट पे रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाता है। अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा तो अब उस रे का रिफ्रैक्शन नहीं होगा और पूरा का पूरा रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। जितने इसका पता रखेंगे उतना आपको ज्यादा पता चलेगा। अब इसको लेकर एक और छोटा सा पॉइंट है जिसका यहाँ पे जिक्र हमें करना है। ध्यान से देखिएगा, पहले सिचुएशन समझा रहा हूँ कैसी सिचुएशन, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है। A rectangular glass slab rests in the bottom of a on a bottom of a trough of water. A ray of light incident on water surface at an angle of 50 degree passes through water into glass. Calculate the angle of refraction in a glass given that the mu for water is 4/3 and for a glass is 3/2. यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्लैब जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है जहाँ पे उसके ऊपर पानी है, नीचे जो है वो सिंपल ये एक कंटेनर है, उसका सरफेस है, ऐसा हमने यहाँ पे समझना है। इसके ऊपर पानी है। अब ये सिचुएशन है वो दो पार्ट में बनेगा। रे एंटर फ्रॉम द एयर टू द वाटर एंड देन रे एंटर फ्रॉम द वाटर टू द ग्लास स्लैब। अब उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो फिगर का सिचुएशन दिया है उसको हमें समझना जरूरी है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, तो ग्लास के अंदर कितना रिफ्रैक्शन होगा वो यहाँ पे आपको समझना है। सबसे पहले फिगर के ऊपर फोकस करिएगा। ये सरफेस जो है ना, ये जो बी पॉइंट है ना, वहां पे दो सरफेस आ रही है, एक एयर का और एक सरफेस का, तो वहां पे स्नेल्स लॉ लगेगा। तो स्नेल्स लॉ के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है, तो आपको ये आर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल आपको दिखना चाहिए। तो जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा उस ग्लास स्लैब के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये है वो ग्लास के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखना चाहूंगा, एट पॉइंट बी। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं पॉइंट बी पे तो कोई हेल्प करेगा कैसे मैं लिख सकता हूँ स्नेल्स लॉ? sin 50 upon sin r is equal to 4/3. ओके, साइन 50 उसको हम ऐसा लिख दे
μ1 sin 50 इज इक्वल्स टू μ2 sin r। चलेगा ये? μ1 एयर का हो गया और μ2 किसका हो गया? वाटर का हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे म्यू ए लिख देता हूँ एयर, यहाँ पे साइन 50 ले लेता हूँ, म्यू लिक्विड या तो वाटर और साइन आर। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। चलो अगर मैं ऐसा ही एट पॉइंट सी कहना चाहूँ तो चलो क्रिश आप ट्राई करेंगे सी पॉइंट पे। अब यहाँ पे ये जो आर है वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाटर से ग्लास के अंदर आ रहा है। mu w वेरी गुड, sin r वेरी is गुड। equals to mu g हाँ वेरी गुड, sin r। आर डैश। ओके, अच्छा अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या फाइंड करने की है? r dash। आर डैश। क्या मुझे आर की रिक्वायरमेंट है? आर की रिक्वायरमेंट है तो कि एज सच देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा हुआ है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास। क्या रिफ्रैक्शन वाटर के अंदर कितना होगा वो पूछा है, हाँ या ना? पूछा नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में कंपैरिजंस देखूं तो क्या मैं यहाँ इक्वेशन 1 और 2 के कंपैरिजन से एक तीसरा इक्वेशन बना सकता हूँ साइन आर डैश का? ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो हियर अनदर वे कि साइन आर डैश म्यू जी इज इक्वल्स टू म्यू ए साइन 50। ऐसा मैं ले सकता हूँ, हाँ या ना? कर सकता हूँ ऐसा मैं? चलो अब यहाँ पे जिन लोगों के बाजू में नेचुरल टेबल हो, नेचुरल साइन का टेबल हो, वो मुझे बताएगा साइन 50 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे साइन आर डैश मैं अभी लिखने वाला हूँ। साइन आर डैश का वैल्यू क्या होगा? तो कि म्यू है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। साइन 50 का वैल्यू चलो कोई बताएगा कितना होता है? नेचुरल टेबल है 0.766 766 6 0.766। 3 डिजिट कि 4 डिजिट? 3 सर। 3 डिजिट, ठीक है चलो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है? 3/2। 3/2 दैट आई कैन से इट्स 1.5। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ नेचुरल टेबल खुला रखेगा। चलो कोई कैलकुलेटर से 0.766 डिवाइड बाय 1.5 करे और बताइए 0.766 डिवाइड बाय 1.5। 0.51 डिजिट ज्यादा बताइए। 0.51 1 511। 3 डिजिट इसमें भी आए 0.5106। ऐसा कि कुछ और? फिर से करिए, एक दो मुझे दो अलग आंसर मिले। 0.5106। 5106, ठीक है चलो। अब नेचुरल टेबल के अंदर ढूंढिए कहाँ पे दिया हुआ है 0.5106 के आसपास की वैल्यू। देखो 0.5 मुझे पता है साइन 30 होता है, ये 5106 है, मतलब कुछ 30 से ज़्यादा ही कुछ होगा, ऐसा एक मैं रैंडम आइडिया में यहाँ पे ले सकता हूँ। तो साइन आर डैश का वैल्यू मुझे यहाँ पे 0.5106 मिल रहा है। सो एनी गेसेस क्या होगा इसका एंगल? 30.71 30.71। तो उसको 30.71 बोलने की बजाय कुछ आप डिग्री विग्री सही बोलेंगे तो मजा आएगा। 30.71 डिग्री 30.71 30 या तो वो मिनट्स में बोलिए या तो 30.7 ऐसा मैं लिखूँ, ऐसा कह रहा है 70। अच्छा वो आपने मीन डिफरेंस भी देखा होगा। 30.7 डिग्री, चलो ऐसा मैं लिख देता हूँ। और 0.7 है तो ओके, तो वहाँ पे 6666 ऐसा 42 आई थिंक उसके आसपास का आ सकता है, मतलब 30 डिग्री एंड 42 मिनट्स उसके आसपास का कोई वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, तो कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 बनाया, इक्वेशन 2 बनाया, दोनों को कंपेयर किया, वहाँ पे साइन आर डैश लिया और वहाँ से मैंने सीधा एंगल कुछ निकाला 30.7 डिग्री या तो 30 डिग्री एंड 42 मिनट्स, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे
इसकी ज़रूरत थी नहीं थी उसकी हमारे कोई काम नहीं है, पर यहाँ पे जो दिया हुआ है तो उसने साइन आर निकाला और देख सकते हैं पहले आर निकाला 35.06 डिग्री, जहाँ पे मैंने ऐसा कहा था कि वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें तो सीधा आर डैश ही चाहिए था। तो देखो यहाँ पे सीधा आर डैश मिल जाता है 30.7 डिग्री। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप आर निकालिए उसके बाद आर डैश निकालिए। अब देखो मुझे यही मेथड से आर निकालना होता तो इक्वेशन 1 से मैं निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? ओके, म्यू ए साइन 50 डिवाइड बाई म्यू डब्ल्यू साइन आर कर दो तो वहाँ से साइन आर मिल जाएगा। वही वैल्यू मैं यहाँ इक्वेशन 2 जो लिखा है ना उसमें यहाँ पे रिप्लेस कर दो साइन आर की जगह पे, तो म्यू डब्ल्यू साइन आर मिला हुआ है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना आइडिया लगाया, आइडिया ये लगाया कि यार आर मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मैं आर क्यों फाइंड ही करूँ, सीधा आर डैश क्यों ना फाइंड करूँ। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ पे एक अलग तरह का जो है वो मैंने बताने का ट्राई किया हुआ है। इज दैट क्लियर? अब देखो जब भी मेरे को इंस्ट्रक्शंस ना उसको ध्यान से फॉलो करने का। यहाँ पे जो नोट्स के अंदर जो मेथड दिया है वो 3 मार्क में पूछा जाए तो ये वाला मेथड करिए, आर भी ढूंढिए आर डैश भी ढूंढिए। 2 मार्क में पूछा है तो सीधा आर ढूंढिए, और हो सकता है ये कोई एमसीक्यू हो तो एमसीक्यू के लिए तो आर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि रिफ्रैक्शन कहाँ पे पूछा गया है। इन दिस क्वेश्चन दे मेंशन्ड क्लियरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ग्लास सरफेस, तो मुझे सीधा आर डैश ही चाहिए, तो मैं अपना आर ढूंढने के लिए जो एनर्जी देना पड़े उसमें से मैं विड्रॉ कर सकता हूँ और वहाँ पे एनर्जी नहीं लगा सकता हूँ। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके फाइन, चलो थर्ड और या फिफ्थ, ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो ये भी एक आईआईटी में पूछा ही गया था। दोनों क्वेश्चंस बहुत ही काम के थे। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें थोड़ा सा एक अच्छा सा लॉजिक जो है वो लगाना है। इट्स अ क्वाइट गुड क्वेश्चन। A point source of light S is placed at the bottom of a vessel containing a liquid of refractive index 5/3. A person is viewing the source from above the surface. There is an opaque disk of radius 1 centimeter floating on the surface. Opaque यानी आप कह सकते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट। ओके, मतलब आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा 1 सेंटीमीटर फ्लोटिंग, जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का हो तो थोड़ा सा इमेजिन करने का। यहाँ पे जितना देखा है 1 सेंटीमीटर यानी यू कैन से लाइक दिस, 2 सेंटीमीटर लाइक दिस, मतलब इतना कोई छोटा सा डिस्क है और उस डिस्क को ऐसे रखा हुआ है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि मान लो मैं आपके और मेरे बीच में मेरा ऐसा हाथ रखूँ तो भी आपको मेरा हाथ दिखेगा, बैकग्राउंड आपको दिखेगा। पर अगर मान लो मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐसा रखा है ना तो शायद आपको कुछ नहीं दिखेगा या तो कम दिखेगा। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा उस बात को जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया। फिर से कर रहा हूँ, मैंने ऐसा हाथ रखा ना तो मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हैं, पर आपको तो ऐसा लगा कि मैंने अपने सिर के आगे हाथ रख दिया, आपको तो पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ तो कि मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया तो ऑलमोस्ट आपको अब कुछ नहीं दिखेगा। पर अगर आप देखोगे ना तो देखो मैंने ये रखा था आपके सामने, ओके, जिसका कोई डायमीटर ही मतलब कुछ खास नहीं है, इतना छोटा सा है डायमीटर। नाउ कंपेयर दिस, पहले मैंने पूरा पाम रखा और पाम के कंपेरिजन मैंने सिर्फ इतना छोटा सा ये डॉट जितना रखा था, तो आपको डॉट वाला नहीं दिख रहा था और हाथ रखा था वो दिख रहा था। क्यों? तो कि जहाँ पे मैंने उसको रखा हुआ था वो कंपैरिजंस जो है वो यहाँ पे मैटर कर रहा था। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि एक पॉइंट सोर्स था जहाँ से लाइट बाहर आ रहा था, मैंने उसके बीच में 1 सेंटीमीटर वाला, मतलब जस्ट लाइक दिस, ये वाले साइज है ना, ऐसा एक डिस्क मैंने ले लिया और उसके ऊपर रख दिया। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसा कुछ है कि जो लाइट बाहर आजू बाजू से बाहर आएगा लाइट, वो आजू बाजू से बाहर नहीं आना चाहिए और वो लाइट अंदर के अंदर रहना चाहिए। सो इट इज अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, समझने जैसा है, मजेदार क्वेश्चन है। A person is viewing the source from above the surface. There is an opaque disk of radius 1 centimeter floating on the surface. The center O of the disk lies vertically above the source S. The liquid from the vessel is gradually drained out through a tap. मतलब यहाँ पे मान लो, फिगर में दिखाया नहीं है पर मान लो यहाँ ऊपर एक टैप है या तो ऐसा कुछ है। वैसे टैप कहाँ पे रखेंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मान लो या तो हमने टैप जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से पानी जो है वो
नीचे आ रहा है। अदरवाइज वी हैव अनदर अल्टरनेटिव कि यहाँ पे हमने एक ट्यूब जो है वो रखा हुआ है और उस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे कोई अरेंजमेंट है जिससे पानी नीचे धीरे 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 बाहर आ रहा है। इट्स एनी काइंड ऑफ थिंग। पर क्वेश्चन की सिचुएशन ये है कि धीरे 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 पानी बाहर आ रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड फॉर विच द सोर्स कैन नॉट बी सीन एट ऑल। मतलब क्या, तो कि पूरा क्वेश्चन अभी जो हमने डिस्कशन किया था ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। चलो ऋषि फिर से बताइए क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन। सो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए एंगल। परफेक्ट, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। और उसके लिए क्या साइन का फॉर्मूला हमने बनाया है, साइन सी इज इक्वल्स टू 1 बाई ईटा या तो म्यू। ओके, आपको पता होगा ईटा कह सकते हो या तो म्यू, दोनों का मतलब क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या करेंगे, सी बाई वी। वेरी गुड, जिसमें सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। वेरी गुड, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। हाँ, तो ये जहाँ तक आपको पूरा का पूरा इन डेप्थ पता होना ही चाहिए, तो ही आपको अच्छी क्लैरिटी है वो मिल सकती है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, बहुत ही काम का है, ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। सबसे पहले फिगर को समझिए। यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रखा था, यहाँ से लाइट इधर भी जा रहा था इधर भी जा रहा था, वैसे आप कोई भी एक साइड दिखा सकते हो। अब यहाँ से क्रिटिकल एंगल पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल बना, ये क्रिटिकल एंगल बन गया। ये क्रिटिकल एंगल मतलब क्या, तो कि यहाँ से लाइट बाहर नहीं गया और ये पैरेलल हो गया, सरफेस से पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 हो गया। यहाँ पे ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे इसको भी हम कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल अल्टरनेट एंगल से। अगर ये हमारे पास है तो हमारे पास ये रेडियस ऑफ ये जो डिस्क है ना, वो रेडियस है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस क्या होता है, Sine. ओके। और ऑपोजिट अपन एडजेसेंट क्या होता है, tan थीटा। टेन थीटा। तो अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है कुछ इस तरह से। हमारे पास है साइन सी 1 बाई ईटा। तो यहाँ पे अगर मैं साइन सी का फॉर्मूला लगाऊं तो साइन सी इक्वल टू क्या बन सकता है, क्या आप ऐसा कह सकते हो, ऑपोजिट साइड दैट इज रेडियस एंड हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस या आर और एच है ना, तो आप कह सकते हो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कह सकते हैं। ओके, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो क्या हाँ है, रेडियस है तो क्या हाँ है, एच मिल जाएगा तो क्या हाँ मिल जाएगा। समझ में आई बात, क्या करना है, साइन सी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला 1 बाई ईटा या तो 1 बाई म्यू होता है। साइन सी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, म्यू आपके पास है, रेडियस आपके पास है, रेडियस यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो हाइट भी आपको सेंटीमीटर में मिल जाएगा। टेक ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। देखो यहाँ पे चाहो तो आप अलग अलग वेरिएशंस कर सकते हैं, जिस तरह लाइक दिस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू आर या तो एन आर। अब यहाँ से रूट हटा दो तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा मैं कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे h चाहिए तो मैं यहाँ पे ये म्यू हो गया और आर स्क्वायर भी मैंने यहाँ पे म्यू अकेला ले लेता हूँ। या तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा अलग अलग तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा करने के बजाय आई थिंक दिस इज मच बेटर, आर एज इट इज रख दो और म्यू स्क्वायर माइनस 1 का आप रूट ले लो, दैट्स मच बेटर वन। क्या किया, एच स्क्वायर था, एच करना था, ठीक है, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेता तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 रहता, दोनों साइड रूट लेता तो ये एच दे देता, आर स्क्वायर का आर हो गया, म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट, ऐसा आप कर सकते थे। तो दिस इज द वन ऑफ द वे। चलो इसके अलावा कोई और तरीका है एच फाइंड करने का, आपके पास अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड भी है, मतलब थोड़ा मैथ्स अलग अलग तरीके से खेलना है, बाकी एट द एंड तो आई थिंक सेम ही होता है सब कुछ।
आई होप ये समझ में आया होगा सबको। क्लियर एवरीवन? चलो इसके अलावा स्क्रीनशॉट जरूरी हो तो फटाफट ले लेने का, हाँ, वेट नहीं होगा वहां पे। चलो और कोई तरीका कोई चाहेगा बताना, हल्का सा, और मैथ्स जिसका स्ट्रांग हो वो बता सकता है। देखो tan IC इज इक्वल टू क्या आप कह सकते हैं, sin IC अपन cos IC, हाँ या ना? अच्छा tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपन सॉरी अपोजिट अपन एडजेसेंट होता है r/h, बरोबर। अब यहाँ पे sin C तो मैंने लिख दिया, cos थीटा की इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos Adjacent स्क्वायर। upon hypotenuse. नहीं, वो नहीं। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता हो तो उसमें से कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं साइन थीटा के टर्म में, Under root of √1 minus माइनस sin. sin स्क्वायर थीटा। कह सकता हूँ ऐसा मैं, r/h। अब साइन थीटा मुझे पता है म्यू के टर्म में, तो ये हो जाएगा 1/μ, ये हो जाएगा √1 माइनस 1/μ² इज इक्वल टू r/h। समझ में आ रही बात मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन से लिया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर IC कर दिया, साइन की जगह पे फिर से मैंने 1/μ ले लिया, तो देखो यहाँ पे सब कुछ म्यू के टर्म में आ गया, r/h था तो h को सब्जेक्ट बना दो, r नीचे ले लो। तो कंपेयर टू द अदर यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, एट द एंड होना तो सेम टू सेम। सो दिस इज द अनदर वे जहाँ पे आप tan थीटा का भी यूज कर सकते हो, एट द एंड आंसर जो है वो सेम आएगा। ये रहा h r √μ² - 1, जस्ट सिंपली वैल्यू प्लेस करो और आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। चलो अब इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चंस और कहाँ तक हमने होमवर्क में दिया था बताते जाइए फटाफट। 6, 7, 8, चलो इन तीनों क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक ध्यान में आया हो तो, कोई प्रिंटिंग एरर वगैरह? सुहानी दिस इज द लास्ट टाइम, अगर आपका वीडियो बंद होगा तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, ठीक है? अब मैं बताऊंगा नहीं कि वीडियो ऑन रखिए। चलो 6, 7, 8 में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो बताइएगा, हाँ। ओके 9th किया था हमने कि बाकी है, कहाँ तक किया था ये क्वेश्चंस? पार्ट 2 के 12th तक होगा। ओके चलो फिर से मैग्निफिकेशन को लेकर v वाला कौन सा फॉर्मूला आएगा मिरर के लिए? f minus v upon f. वेरी गुड, फिर से रिपीट करिए आदित्य। f minus v upon f. f माइनस वी अपॉन एफ, तो हमने याद रखा है v ऊपर एंड u नीचे, तो विनी बताइए u को लेकर क्या फॉर्मूला बनेगा मिरर के लिए? सर एफ नहीं, यू माइनस सॉरी एफ बाई एफ माइनस यू। हाँ f अपॉन f माइनस यू, याद यही रखना है, f तो पहले ही आता है, v कहाँ और u कहाँ वही याद रखना है। तो उसके लिए हमने याद रख लिया है कि हम यानी v ऊपर एंड u नीचे, दैट्स इट। ओके ऐसा याद रखने से आपको जल्दी है वो याद रह सकता है। अच्छा चलो सिद्धार्थ, साइन कन्वेंशन क्या क्या लेना है आप मुझे बताइए। साइन कन्वेंशन मीन्स कौन कौन से डिस्टेंस के लिए, कौन सी हाइट के लिए, कैसा कैसा लिया जाना चाहिए? पता नहीं है, क्या बात है। वेनिशा आपको पता है? अच्छा बाकी है अभी। वेनिशा आपको पता है साइन कन्वेंशन? ध्रुव क्या होता है साइन कन्वेंशन? सर वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, फिर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी, फिर बाद में ऊपर होगा तो फिर पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो नेगेटिव होगा, राइट साइड पे होगा तो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव होगा।
उसके लिए आपको सबसे पहले, बहुत सही बताया आपने, पर एक सिंपल सा पॉइंट आपको पहले बताना चाहिए, वी हैव टू टेक ऑल द डिस्टेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू पोल पी। ओके, तो मिरर का जो सेंटर है उसको हम पोल पी कहते हैं, और उसी के रिस्पेक्ट में हमें जो है जो भी डिस्टेंस वगैरह है वो लेना है। इज दैट क्लियर? चलो, तो साइन कन्वेंशन पता होगा तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो हो सकता है क्वेश्चंस को समझने के लिए। ओके, व्हाट फोकल लेंथ, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। व्हाट फोकल लेंथ शुड द रीडिंग स्पेक्टिकल्स हैव फॉर अ पर्सन फॉर whom the least distance of a distinct vision is 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि एक बंदा ऐसा है जिसके लिए नॉर्मल डिस्टिंक्ट विजन जो है वो 50 सेंटीमीटर पे है, व्हाट फोकल लेंथ, मतलब उसको जो भी चश्मे है उसके लिए उसको कौन सी फोकल लेंथ वाले चश्मे जो है वो बनवाने चाहिए, या तो उसका क्या फोकल लेंथ होना चाहिए। अब देखिएगा, नॉर्मल डिस्टिंक्ट विजन एक्चुअली होना क्या चाहिए? 25। 25 होना चाहिए। अब यहाँ पे वो उसका है कितना? 50। 50. So first of all point is that the reading matter placed at 25 centimeter from the corrective lens, मतलब एक्चुअल में वहां पे होना चाहिए। सॉरी, आपका वीडियो अगर ऑन नहीं हो सकता है तो प्लीज यू लीव द क्लास, बाद में ज्वाइन करिए क्लास को, या तो यूट्यूब पे ही वीडियो देखिए। Corrective lens must produce the virtual image 50 centimeter, okay, and therefore u is equals to -25, okay, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को है वहां पे रखा हुआ है और हमारा इमेज जो है वो 50 सेंटीमीटर में मिल रहा है। अब इस चीज को थोड़ा अच्छी तरह से दिमाग में आपको सेट करना चाहिए कि एक्चुअल में डिस्टिंक्ट, सॉरी, हेलो, ओके, सो माय, हाँ हाँ, ओके, सो माय पॉइंट इज दैट कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, तो कि हम ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं। उसका इमेज मतलब उसको कहाँ पे दिख रहा है, तो कि उसको 50 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। बस इतना अगर आपने समझ लिया तो आपका पूरा का पूरा काम आसान हो जाएगा। हियर इट इज अबाउट कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो हमने कहा था कि इट इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज है वो भी यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। और लेंस का फॉर्मूला याद रखने के लिए हमने कहा था, लेंस का जो फॉर्मूला है वहाँ पे हमने वहाँ पे भी कहा था वी फर्स्ट एंड यू लास्ट। वी फर्स्ट एंड यू लास्ट मतलब क्या, तो कि मिरर का फॉर्मूला हो चाहे लेंस का फॉर्मूला हो, 1/v 1/u ऐसे याद रखेंगे। पर लेंस में माइनस साइन आता है, तो मिरर में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर लेंस में ध्यान रखना पड़ेगा कि v पहले आता है या u पहले आता है। तो याद रख लो v फर्स्ट यानी 1/v माइनस 1/u। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो तो आपको फोकल लेंथ मिल जाता है। ये पॉजिटिव फोकल लेंथ से क्या आइडिया आ सकता है, ये लेंस किस टाइप का होगा, किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कौन से टाइप के लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है? Convex lens. हाँ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉनकेव लेंस का नेगेटिव। नेगेटिव होता है। Okay, fine. The positive sign show that the corrective lens must be a convex lens. ठीक है, अगर अच्छा ये प्रीवियस क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा, ये वाला जो मैंने आई थिंक एक हिंट दिया था, अगर आपने उसी दिन किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा था, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले आपको उसका इमेज मिल रहा था 15 सेंटीमीटर पे। पॉजिटिव दिखाता है कि लेंस से वो राइट साइड होगा। पर 5 सेंटीमीटर पे ऑलरेडी कॉन्केव लेंस था जिसका फोकल लेंथ भी ऑलरेडी यहाँ पे -10 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों सेम होने की वजह से आपको इमेज कहाँ पे मिल रहा है, तो कि इनफाइनाइट पे मिल रहा है। तो तीसरे लेंस की वजह लिए ऑब्जेक्ट हो गया एट इनफाइनाइट। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो उसका इमेज कहाँ पे होता है? Focus.
फोकस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडिया आप ऐसा लगा सकते हैं, द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिट डिस्टेंस, और वहां से आप सीधा सीधा ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे उसका जो क्या बोलते हैं इमेज जो है वो आपको उसके फोकस पे मिलेगा। ओके, जस्ट चलो फाइन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था 13 नंबर का, उसमें बहुत ही सिंपल सा था। हाँ, अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसको हम समझने का ट्राई करते हैं। अ फिगर डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ईच ऑफ साइज 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये क्वेश्चन बहुत 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 ही काम का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और इसको एकदम सिंपल तरीके से आप समझने का ट्राई करिएगा। ओके, यहाँ पे दिया हुआ कुछ इस तरह से है कि एक स्क्वायर है जिसका 1 मिलीमीटर का साइड है। तो अ फिगर डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ईच ऑफ साइज 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास that's called as a converging lens of a focal length 10 centimeter. Okay, 10 centimeter. Okay, 10 centimeter. Head close to the eye. What is the magnification? That's the image size and the object size produced by the lens, and how much is the area of each square in the virtual image? अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लो आपने कोई एक फोटो खींचा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक आपने व्यू लिया जहाँ पे एक बड़ा सा पॉन्ड या ऐसा कुछ है, आपने उसका फोटो खींचा। मान लो आपने उसका फोटो कॉपी निकलवाया, तो फोटो कॉपी का साइज इतना है। अब इमेज आपको ऐसा करना, इमेजिन ऐसा करना है कि अगर इस फोटो के अंदर कोई ट्री हमें इतनी साइज का दिख रहा है, तो एक्चुअल में उस ट्री का साइज कितना होगा? ध्यान से इस बात को समझने का ट्राई करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं बताता हूँ, मान लो आपने एफिल टावर तो देखा, मतलब कहीं पिक्चर तो उसका देखा होगा। मान लो किसी ने एफिल टावर का फोटो लिया, ओके, वो आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब मोबाइल का स्क्रीन इतना है, इसके अंदर पूरा का पूरा एफिल टावर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। अब इतनी स्क्रीन के अंदर पूरा का पूरा एफिल टावर दिख रहा है, तो हमें ये सोचना है कि एक्चुअल एफिल टावर के रिस्पेक्ट में उसका इमेज इतना किया, अगर ये पूरे फोटो के अंदर ये इतना छोटा किया है, तो हमें उसका एक्चुअल उसका इमेज हमें चेक करना पड़ेगा, और वहां से आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट का हाइट भी पता कर सकते हो। ओके, इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर आप एफिल टावर के जस्ट बाजू में खड़े हो, एकदम क्लोज खड़े हो, तो पूरे एफिल टावर का फोटो खींचना डिफिकल्ट है। अगर आपने कभी किसी का ग्रुप फोटो लिया ना, तो पता चलेगा। अगर आपके सामने 20 लोग खड़े और आपको बोला जाए कि टेक ए फोटो, तो हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा उससे पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाकर हम ऐसे फोटो खींचते हैं। पता है क्यों? तो कि अगर 20 लोग खड़े हैं तो दैट्स जस्ट लिटिल बिट क्राउडेड। अगर हम ऐसे एकदम नजदीक से लेंगे तो कुछ कुछ लोग कट हो जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा 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 पीछे जाना पड़ेगा। सेम लाइक दैट, जब आप एफिल टावर को देखते हैं और उसका फोटो निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे उसको छोटे 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 1 मिलीमीटर स्क्वायर साइज के स्क्वायर्स में अगर हम इमेजिन करें, तो यहाँ पे ऐसा समझाया जाता है कि उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। अब फिर से क्वेश्चन समझ मीन्स बोल रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ, फिर से देखिएगा, और ना समझ में तो पूछिएगा। अ फिगर डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ईच ऑफ साइज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब एक फिगर था, उसको 1 मिलीमीटर स्क्वायर के स्क्वायर्स में ऐसे डिवाइड कर दिया, दैट वी कॉल्ड एज ए पिक्सेल्स, and is being viewed at a distance of 9 centimeter through a magnifying lens 10 centimeter, मतलब lens is a focal length 10 centimeter head close to the eyes। मतलब हमने वहां पे एक मैग्नीफाइंग लेंस रखा और अब हम उसको देख रहे हैं। Then what is the magnification produced by the lens, and how much is the area of each square in the virtual image, and what is the angular magnification of the lens?
एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब यहाँ पे आप ऐसा ले सकते हो जहाँ पे कोई हमने एंगल का रिलेशन है वो निकाला हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सिंपल सा पॉइंट 1 मिलीमीटर स्क्वायर दैट इज द डायमेंशंस ऑफ एरिया। पहला पॉइंट ये पता चलना चाहिए। हमने कहाँ पे रखा 9 सेंटीमीटर पे, क्या फोकल लेंथ था 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर पे रखा है, फोकल लेंथ उसका 10 है, तो उसका इमेज हमें कहाँ पे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस। क्या होगा, तो कि इमेज डिस्टेंस होगा 90 सेंटीमीटर का। लेट मी क्लियर अगेन, यहाँ पे जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट था उसको 111 मिलीमीटर के 1 मिलीमीटर स्क्वायर के ब्लॉक्स जैसा बनाया। इट इज समथिंग लाइक दैट, आपने कहीं देखा हो तो कि पूरा एक ही पिक्चर हो पर उसको नहीं कहते मेगा पिक्सल्स, ओके, तो छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को 9 सेंटीमीटर पे रखते हैं, फोकल लेंथ उसका 10 हो, तो उसका इमेज आपको 90 सेंटीमीटर पे मिलता है। तो उसका मैग्निफिकेशन यानी 10 गुना हुआ। यू कैन सी दैट 90 डिवाइड बाय 9 दैट इज 10। तो यहाँ पे जो इमेज 1 मिलीमीटर स्क्वायर का था वो यहाँ पे एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, यानी यहाँ पे लेंथ और हाइट दोनों ही 10 टाइम्स बढ़ेंगे। सो दैट्स व्हाई दे मेक एज ए 10 स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो 1 मिलीमीटर स्क्वायर का जो स्क्वायर बनाया हुआ है वो एक्चुअल में बड़ा होके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो बनेगा। अगर इमेजिन कर सकते हो तो ये पूरा क्वेश्चन इमेजिनेशन पे ऊपर था। दूसरा यहाँ पे उसने बताया है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन दैट इज कंसिडर्ड एज मैग्नीफाइंग पावर भी आप कह सकते हैं। तो डी, वेयर द कैपिटल डी स्टैंड फॉर, यस एनीवन? diopter, नो, Distance from optical center to object. हाँ, जिसको आप कहते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है 25 और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 9, तो मैग्नीफाइंग पावर कहो या उसको एंगुलर मैग्निफिकेशन कहो, दोनों ही यहाँ पे चलेगा एंड दैट विल बी 2.8। ओके, तो क्वेश्चन जो था उसमें ये पॉइंट एक अच्छा था कि जहाँ पे आपको एक एरिया था, मैग्निफिकेशन की वजह से वो एरिया जो है वो कितना बड़ा हो जाएगा। इट्स समथिंग लाइक दैट कि मान लो आप कोई मूवी मल्टीप्लेक्स में देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ओके, वहां पे आपने एक सीन देखा, अगर वही मूवी आप घर में लैपटॉप के सॉरी टीवी के अंदर देखोगे तो वही सब कुछ है पर डायमेंशन कैसा हो गया, छोटा। वही मूवी अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो टेलीविजन के रिस्पेक्ट में लैपटॉप का स्क्रीन छोटा हो गया, तो सभी के डायमेंशन कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। वही का वही मूवी अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के अंदर देखोगे तो कैसा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया कि मल्टीप्लेक्स में देख रहे थे तो वो हीरो पूरा बड़ा दिख रहा था, मोबाइल स्क्रीन के अंदर देखा तो आधा हीरो दिख रहा है, पूरा हीरो ही नहीं दिखा, ऐसा होगा कभी? नहीं होता है ना, पूरा का पूरा ही दिखता है ना, वो आधा अधूरा तो नहीं दिखता ना, तो क्या नहीं। बट हाँ, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो कि कुछ कुछ मोबाइल स्क्रीन के लिए जो मूवीज वगैरह या तो कुछ अगर आप देखते हैं जो जिसको आप नहीं कहते दिस इज नॉट कंपेटेबल, ओके, मतलब ये फॉर्मेट जो है, काफी लोग ऐसा करते हैं जो कोई ना कोई अलग अलग वेबसाइट से मूवी डाउनलोड करते हैं, मोबाइल से मूवी डाउनलोड हो जाता है, उसको पेन ड्राइव में लेकर जब आप टेलीविजन के साथ कनेक्ट करते हो तो वहां पे टीवी के अंदर ऐसा मैसेज आ जाता है कि दिस इज नॉट कंपेटेबल फॉर्मेट फॉर द टेलीविजन। क्यों? तो कि जो मोबाइल में आपने डाउनलोड किया हुआ है उसके पिक्सेल्स जो है वो मोबाइल स्क्रीन के लिए सुटेबल है और टेलीविजन काफी बड़ा हो जाता है, तो वहां पे आपको बड़ा स्क्रीन पे आपको मूवी देख सकते नहीं हो। ओके, ये इसी के जैसा कोई क्वेश्चन था यहाँ पे। चलो, आई होप समझ में आया होगा। अब उसी क्वेश्चन को लेकर यहाँ पे एक थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, what should lie the distance between the object in and the magnifying glass if the virtual image of each square in the figure is to have an area 6.25 millimeter square. Given that the focal length V from the eye, would you be able to see the squares distinctly with your eyes very close to the magnifier? अब देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो मैंने ऐसा कहा कि मोबाइल स्क्रीन के अंदर
मान लो मैंने कुछ स्टार्ट किया ऐसा, या तो ऐसा मैंने कोई भी एक क्या बोलते हैं उसको, मैंने कि कोई मैंने एक ऐप है, उसका एक सिंबल है। अगर मान लो वो ऐप का सिंबल मैं यहाँ से आपको दूर से दिखाऊं कि देखिए तो क्या आपको ये सिंबल दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा और मैंने पूछा कि ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला दिख रहा है आपको। मैंने कहा दिख रहा है फर्स्ट वाला, तो आप कहोगे नहीं 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 दिख रहा है। मैंने कहा एक काम करो, क्या अब आपको ये दिख रहा है? तो आप कहोगे हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। ओके, थोड़ा उल्टा पुल्टा दिख रहा है पर हाँ हाँ थोड़ा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अगर मान लो ऐसा कैमरे के ऊपर से रख देता और मैं पूछता क्या दिख रहा है, तो आपको यहाँ दिख तो रहा है। पढ़ाई दिया कुछ, तो आपको नहीं पढ़ाई तो नहीं दिया। क्यों? तो वो बहुत ही नजदीक था। ओके, इट समथिंग हैपेंड कि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो एक डिस्टेंस होना चाहिए। कोई आपको सामने ऐसा बुक रख दे और बोले कि पढ़ो, तो क्या पढ़ सकते हो? तो क्या नहीं पढ़ सकते। क्यों? तो कि इतना ज्यादा डिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम डिस्टेंस हो जाएगा तो भी हम उस चीज को पढ़ नहीं सकते हैं। सो दैट इज द पॉइंट हियर दे वांट टू जस्ट एक्सप्लेन हियर कि मान लो हमने 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया था, डिवाइड बाय 1 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज ए कहते हैं ना वो उसका रेंज कह दो, या तो आप ऐसा कह दो कि आइडियल सिचुएशन। ओके, कि अगर मान लो जनरल कोई वैल्यू आप लेते हैं तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर का हो सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे बताया कि मैग्निफिकेशन कह रहे 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर था। ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्या है, तो कि एक जनरल आइडिया दिया हुआ है कि जनरली जब भी हम कंपेरिजन करते हैं तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर के साथ आप ले सकते हैं हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो छोटे से छोटा एरिया कितना, तो कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर का। उससे पता चला उसका रेशियो क्या मिलेगा। एंड आई होप यू नो दैट मैग्निफिकेशन का कभी कोई यूनिट होता नहीं है। प्रियांक जाग रहा है कि सो गया? प्रियांक तुझे से बात कर रहा हूँ। हाँ, सोफे पे बैठा है कि लेटा हुआ है भाई? लेटा हूँ सर। हाँ, तो लेट की फिजिक्स नहीं पढ़ते भाई। ओके, बैठ जाइए। ओके, खाते खाते मत पढ़िए, लेटे लेटे मत पढ़िए। ओके, ऐसा एटलीस्ट खुद को फील दीजिए कि हम पढ़ रहे हैं। ओके, आप अपने घर के किचन में नहीं बैठे हो। ओके, आप मल्टीप्लेक्स में कोई मूवी नहीं देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, ऐसी थोड़ी सी सिंसियरिटी रखिए। अदरवाइज तो मान लीजिए कि आपके वीडियो ऑन था, अगर वीडियो भी बंद होता तो बेचारा सो जाता और आधे घंटे के बाद मैं कहता है लेक्चर है खत्म होगा, तो अरे लेक्चर था, सॉरी ये तो मिस ही हो गया, पता नहीं क्या पढ़ाया। ओके, तो मत करिए ऐसा। ओके, तो अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट रखिए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो ऐसे सोते सोते मत पढ़िए, ताकि वैसे भी फिजिक्स तो हम तो कहते ही थे ना कि फिजिक्स का नशा मेरी आवाज़ का नशा है ही ऐसा। ओके, आंख बंद हो ही जाती है। ओके, तो अपने आप को झांकते रखना है। ओके, और बैठे रहिए। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं ना प्रियंका, आप देखो तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो बैठे बैठे कुछ पेंटिंग कर रहे हैं। ओके, सो दे ऑलवेज फाइंड समथिंग टू राइट। ओके, जब भी मैं कोई क्वेश्चंस करता हूँ, अगर आपके पास फिजिकल कॉपी है तो उसमें अंडरलाइन करना, कुछ नोट डाउन करना, कोई पॉइंट को लिखना, कोई फॉर्मूला क्या आता है। ओके, थोड़ा एंगेज रखिए अपने आप को। ओके, जैसे जनरली अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ते तो इसी तरीके से हम पढ़ते, ताकि क्वेश्चन जो है वहां पे क्या क्या सोचना है वही मुझे बताना है। बाकी तो कैलकुलेशन जैसे यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, टेक अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस 2, अब वो तो मुझे नहीं बताना है। इट इज टू बी अंडरस्टूड क्या होगा वो, मुझे तो ये बताना है कि हमने ये किया क्यों है। ओके, अगर वो मैं समझा पाऊंगा तो ही अपना काम हो जाएगा। मुझे ये बताना है कि यहाँ पे 6.25 का रूट क्यों ली, व्हाट इज द डिफरेंस मैग्निफिकेशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, ये चीज मुझे बतानी है। तो ये चीजें जो है वो यहाँ पे लिखी नहीं होती है, जो आपको समझनी पड़ती है। इन द क्वेश्चन इट्स अ गिवन व्हाट इज द एरिया 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर, that's called as the aerial magnification, but we want the linear magnification। तो linear यानी लाइन वाला, सीधा सीधा,
एरिया यानी जिसके दोनों डायमेंशन से वो वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड 6.25 दैट इज ए एरियल मैग्निफिकेशन एंड लीनियर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ इट। यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व ये करना है कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर किसी का एरिया है, तो एक सीधा आइडिया ये लगाना है कि ये कोई स्क्वायर होगा तो स्क्वायर की साइड का वैल्यू कितना होगा। चलो बताइए। 10 सेंटीमीटर। हाँ, ताकि वहां पे हमने एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है। क्या? तो कि यार 100 है ना, तो 10 इंटू 10 ही 100 होगा। स्क्वायर है, एरिया है, तो 10 इंटू 10 ही होना चाहिए। तो सेम थिंग दे अप्लाई हियर। 6.25 अगर एरिया है तो लीनियर यानी साइड का वैल्यू क्या होगा? 2.5 होगा, तभी एरिया 6.25 बन पाएगा। देन आफ्टर वी हैव अ सिंपल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, और वहां से इमेज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे निकालने का ट्राई किया। रीजन इज वेरी क्लियर, ताकि यहाँ पे लिखा हुआ है v एंड f जो हमारे पास है, u हमारे पास नहीं था, तो सब कुछ हमने u के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे u के टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो हमें वो वैल्यू जो है वो u के टर्म में मिल सकता है, इसलिए हमने वहां पे वो रखा हुआ है। चलो, आफ्टर दैट यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया और मिल गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे इमेज दैट्स 15 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे इमेज -15 है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? सबसे पहले तो 1/v माइनस 1/u यानी लेंस का फॉर्मूला है। लेंस के फॉर्मूला में इमेज जो है वो हमें हर वक्त लेंस के दूसरी साइड मिलता है, मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। ये यहाँ पे -15 सेंटीमीटर मतलब सेम साइड मिल रहा है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज मिल रहा है। तो -15 यहाँ पे ऐसा इंडिकेट करता है द वर्चुअल इमेज इज क्लोजर देन द नियर पॉइंट दैट इज 25 सेंटीमीटर, सो इट कैन नॉट बी सीन बाय द आई डिस्टिंक्टली। मतलब आप अगर ऑब्जेक्ट को वहां रखेंगे तो आपको वो सही तरीके से दिखेगा नहीं। ओके, इतना कम डिस्टेंस हो जाएगा जहां पे आपको क्लियरली नहीं दिखता है। आई होप इट्स अ क्लियर। शिखर, समझ में आया बात? थोड़ा थोड़ा ये सो गया? जाग ही रहा हूँ सर। हाँ सो गया। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई। ऐसे कुछ लोग ऐसे सामने बैठे होते भी आंखें खोल के भी सोते रहते, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, नंदिनी जाग रही है? हाँ सर। दिख रही है, दिख रही है। चलो, तो आई होप यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बट आई सजेस्ट टू एवरीवन कि इसको आज के आज ही लिखिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो वो आज ही पता चल जाएगा। आई होप मैंने हर एक नोट्स के अंदर ये सेक्शन 3 दिया हुआ है, पर मुझे नहीं पता है कितने लोग ने उसको पढ़ा होगा। पर यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कि अगर मान लो मैंने 2 मिरर लिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैंने 2 मिरर लिए, दोनों मिरर को 90 डिग्री पे रखा और बीच में ऐसा पेन रख दिया, तो मुझे इस पेन की कितनी इमेजेस टोटली देखने को मिलेगी? टेल मी। चलो, किसी ने एक आंसर बताया हुआ है। ओके, 3। ओके, तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड? तो यहाँ पे देखो, इफ थीटा इज सब मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, देन द नंबर ऑफ इमेजेस 360 by theta minus 1, and if theta is not submultiple of 180, then the number of images that should be 360 by theta only. Okay, next higher than that. अब यहाँ पे दोनों के बीच में कितना एंगल रखा था? 90। 90। 36 by theta करिए, कितना होता है? मतलब 4। 360 by 90, that's a 4. 4 minus 1, 3. ओके, अगर दोनों मिरर को आप 60 डिग्री पे रखते हैं तो क्या होगा? 5। ओके, तो ये यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो इसके लिए हमने रखा हुआ था कि जिससे आपको नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होती है उसका पता चल सकता है।
जिन लोगों के पास वो JEE और उसके जो मॉड्यूल्स है हमारे उसको भी रिफ़र करिएगा। तो यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा फार्मूला काफ़ी सारे इस चैप्टर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो आई इंसिस्ट टू एवरीवन कि वो सबको पता होने चाहिए। चलो आफ्टर दिस पार्ट 4 जो है वहाँ पे कुछ बातें करते हैं। पार्ट 4 में से कोई क्वेश्चन होमवर्क में दिया था भाई? हेलो, पार्ट 4 में से कोई क्वेश्चन होमवर्क में? No, sir. ओके, एक भी क्वेश्चन नहीं था होमवर्क में? आयुष बाबा, चलो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन देखते हैं। जो थोड़े पहले ज़्यादा अच्छे वाला है उसके ऊपर पहले फोकस करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे आगे के कुछ क्वेश्चंस है जिसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं। दैट्स समथिंग लाइक थोड़े बहुत लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस है, या तो सीधे सीधे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ पे एक 3rd नंबर का क्वेश्चन है वो जो मुझे अच्छा लगता है। इसको कहते हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वाला क्वेश्चन। इसको लेकर आपने एक छोटा सा पॉइंट समझा हो तो कि अगर मान लो, मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो कोई वेल कुआं है, उसके अंदर आप जब आप देखोगे ना, अगर पानी से भरा हुआ है तो आपको दिखेगा उसका बॉटम, आपको दिखेगा, पर एक्चुअल में वो जहाँ पे उसका बॉटम है वो बॉटम आपको दिखता नहीं है। ओके, अगर आपने कभी महसूस किया हो, ऑब्जर्व किया हो तो। अगर कभी किसी ने कोई रिवर देखी हो, कितने लोगों ने देखी है? कभी कोई रिवर देखी है क्लीन वाटर वाली? हाँ, ओके, अगर आपने देखा होगा तो आपका ऑब्जर्वेशन शायद यह कह सकता है कि अगर क्लीन वाटर है मस्त एकदम, और वहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये उसका बेस है, मतलब उसका बॉटम पार्ट दिख रहा है, अगर आप वहाँ पे पैर रखते हो तो जितना आपको दिख रहा था वहाँ पे उसका बॉटम नहीं होता है, वो उससे भी नीचे या तो गहरा जो है वो हो सकता है। ओके, इट्स अबाउट कहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कहते हो कि हाँ सर वो रिवर फ्रंट में हम गए थे तो वहाँ पे वो क्लियर दिखे नहीं दिखे, दैट आई डोंट नो। ओके, बट आप ऐसी कोई जगह पे जाते हो, बहुत इंटीरियर कोई जगह हो जहाँ पे ऐसा पानी हो, थोड़ा सा पानी पास हो रहा हो, और वहाँ पे आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत ही काम का है। A tank is filled with the water to a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope that is to be 9.4 centimeter. अब देखिए यहाँ पे उसको बहुत सिंपल तरीके से इमेजिन करने का, ताकि एक टैंक, तो टैंक यानी ऐसा नहीं समझ बहुत बड़ा टैंक होगा, ओके, ताकि यहाँ पे पानी सिर्फ 12 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। 12 सेंटीमीटर मतलब अगर आप थोड़ा आइडिया लगे ना, 12.5 है, आपके पास वो छोटा सा स्केल होता है ना, वो कितने सेंटीमीटर का होता है? 15. इतना वाला, ओके, ये 15 सेंटीमीटर होता है, उससे भी 2 सेंटीमीटर कम करो, मतलब एक टैंक है जिसके अंदर इतना पानी भरा। अब तो ये टैंक अब वर्ड लिया गया है, टैंक मतलब ऐसा हमेशा रखते को एक बड़ा बहुत बड़ा टैंक, तो कि बहुत बड़ा टैंक ऐसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट से दैट कि एक कंटेनर है जहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर तक पानी है वो फिल्ड है। द एपरेंट डेप्थ ऑफ ए नीडल, एपरेंट डेप्थ का मतलब नीडल पानी के अंदर है और वो आपको कहीं पे दिख रहा है। So the apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by microscope, that is to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? If water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to the same height. अब ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसा कह रहा है कि हाँ, what is the refractive index of water? If water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? अब ये पूरा क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल आता है जहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू नीडल का साइज, उसका डायामीटर वो मेजर करना होता है। जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेंगे तो आपको उसको फिर से अलग से फोकस करना पड़ेगा, उसको लेकर एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया
कि एपरेंट डेप्थ आपको कहाँ पे दिखता है, तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का ये फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप ले सकते हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद होगा HI/HO। HI/HO क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? HI हाइट ऑफ इमेज, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसी तरह से ये जो है कि एक्चुअल में 12.5 सेंटीमीटर का हाइट है पानी का, पर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख रहे हैं तो हमें वो दिख रहा है 9.4 सेंटीमीटर पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है, वैसे आपको इसको पढ़ने का तरीका मैंने बताया था, जो यहाँ पे नीचे लिखा हो ना उसको ऐसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, तो जो नीचे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो यहाँ पे ऊपर लिखा हो उसके रिस्पेक्ट में ले रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। अब म्यू डब्ल्यू अपॉन मी ए इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला ऐसा कहाँ से आया? तो उसके लिए हल्का सा छोटा सा आइडिया लगाना पड़ता है कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, बरोबर। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसके हिसाब से डिस्टेंस यानी जो हाइट है ना, डिस्टेंस यानी हाइट अपॉन टाइम भी कह सकते हैं, दोनों सेम टाइम लेंगे। तो उसके हिसाब से ये वैक्यूम के अंदर है तो उसको लेकर यहाँ पे एक रिलेशन सिर्फ उसने फॉर्म किया हुआ है। इट इज कॉल्ड द रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ इन द वैक्यूम, एंड एपरेंट डेप्थ यानी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन द मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट डेप्थ। तो ये आपको दिया था रियल, ये दिया था आपको एपरेंट, तो वहाँ से आपको मिल जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने काफ़ी बार देखा हुआ है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। अब इसी क्वेश्चन को आपको अलग लेवल पे सोचना है कि रियल डेप्थ गिवन हो, अब यहाँ पे हमारे पास ये 9.4 डिस्टेंस यानी ये वैल्यू ना हो, पर हमारे पास ये 1.33 यानी ये 1.63 हो, तो क्या करना है? तो कि 12.5 that something apparent depth that is called as a x is equal to 1.63, ये 1.6 नीचे आएगा और x जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो that is just something a simplest idea जो आप जनरल मैथ्स वगैरह में आप लगाते थे। देखिए 1.63 था, 12.5 था, apparent depth that we called as a x, तो apparent depth मिल जाएगा 12.5 divided by 1.63, 7.669 सेंटीमीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेट 7.7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ऐसा था कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ड्यू टू दिस लिक्विड, मतलब आपको कितना फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन दिया है। पहले जो आपको 9.4 पे मिल रहा था वो अब आपको 7.7 पे मिल रहा है। ये मतलब 9.4 माइनस 7.7 मतलब 1.7 सेंटीमीटर तक मुझे माइक्रोस्कोप को मूव कर कर ले जाना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन को भी आप लिखिएगा आराम से तो जाकर पता चलेगा। पार्ट 2 से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट सेकंड में आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा। 1 2 3, थर्ड मैंने समझाया, 1 2 जो है उसमें आपको अपने एफर्ट्स जो है वो डालने हैं। नहीं समझ में तो आप हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे 4 5 12 ऑनवर्ड्स यानी 13 और कौन कौन से क्वेश्चंस और कर दिए, 13 से लेकर आई थिंक हमने बाकी के सभी किए, तो 13th 14th एंड 15th। 13 14 एंड 15, ये सभी के सभी न्यूमेरिकल्स आप लिखेंगे ट्वाइस। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे चेक कर लो पार्ट 2 के अंदर कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हमें मिल सकते हैं पार्ट 4 के अंदर, जो आप सेम फॉर्मूला पे हो तो आप ट्राई कर सकते हो। थर्ड इज फाइन, फोर्थ हम समझाएंगे। देखिए 5th क्वेश्चन याद आया ये फिगर? ओके, स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड
पॉइंट सोर्स रखा था, ऊपर एक आपने वो ओपेक डिस्क रखा हुआ था, ओके, वो हाइट वाला था। तो देखो यहाँ पे 10 का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है और यहाँ पे भी थोड़ा अलग आइडिया है। सो आई सजेस्ट ट्राई करिएगा, वैसे वो मैं समझाऊंगा यहीं पर, ट्राई करिएगा। 5th, उसके बाद ये थोड़ा लग जाएगा। 6th तो है वो, 7th ट्राई कर सकते हैं और 8th। चलो 7 and 8 दो ऐड कर देता हूँ। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इतने क्वेश्चंस जो है उसको 2 बार लिखिएगा, पार्ट 2 से इतने और पार्ट 4 से इतने। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, और जहाँ कुछ समझ में ना आए प्लीज़ पूछते रहिएगा ज़रूर। चलो तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक